साथियों, समय कोई ठहरी हुई शय नहीं है। यहाँ हर पल कुछ बीत रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ बह रहा है। अपनी दौड़ से थोड़ा विराम लेकर देखें तो ये बीतना, ये छूटना, ये बहना साफ नजर आता है। हवा में, खुशबू में, ऋतु में, ऋचाओं में साफ नजर आता है। कभी उमकती, फूलती, झुकती और कभी खाली छूट जाती पेड़ों की शाखों में साफ नजर आता है कि कल जितना तेजी से आज के लिए जगह घेरता है, आज उससे दोगुनी तेजी से कल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जिसे पानी के साथ पानी की तरह बहते हुए भी मिट्टी में थोड़ा गीलापन छूट जाता है, वैसे ही बहता हुआ समय भी अपने पीछे नए आरंभ की संभावनाएं छोड़ जाता है, नए आरंभ के बीज। तो आइए इस बार थोड़ा मन के मौसम को कुरेदें। कौन जाने वहाँ भी कुछ बीज अनदेखे, अनछुए पड़े हों। कोई गीत अनगाया छूट रहा हो, कोई नीली चिड़िया वासंती उड़ान के लिए पुकार रही हो। चले बिया, चले बिया, चले बिया, चले इस बार हमारे साथ है। चले भी, चले बिया, चले बिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों में चले। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा। जो हम पे गुजरी, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरे आक़िबत सवार चले, चले बिया, चले बिया, चले बिया, चले बिया के गुलशन का साथियों, वसंत का आना एक अनिवार्यता है, वैसे ही इसे पतझड़ का आना। पर वसंत कभी पतझड़ की तरह अकेले नहीं आता। वसंत रंगों के साथ आता है। प्रार्थनाओं के, उत्सवों के मिठास के साथ आता है और फिर धूप में घुली हवाओं के साथ मन के, जीवन के, समय के चप्पे चप्पे पर बिखर जाता है।
खुल जाता है एक स्मरण, एक ताप, एक तृप्ति, एक भाषा बनकर। तभी तो डाल पर बैठी नन्ही चिड़िया के लिए गीत वसंत है, मन के लिए मीत बसंत है, बीज के लिए धूप बसंत है, दृष्टि के लिए रूप बसंत है, जीवन के लिए आस बसंत है, तो रसिया के लिए रास बसंत है। योगी के लिए योग, भोगी के लिए भोग, मधुप के लिए रस बसंत है। लेकिन धाराओं, पंथों, मतों और वादों में घिरे इस कलयुग के लिए क्या है वसंत? इस कलयुग के लिए झंडे वसंत है, इस कलयुग के लिए आलोचनाएं वसंत है, इस कलयुग के लिए बहस वसंत है, इस कलयुग के लिए रास्ते पर ठुकी कील भी वसंत है। इस कलयुग के लिए जुड़ाव नहीं, भीड़ वसंत है। यहाँ सरकार बनानी है तो भीड़ जुटाओ, गिनती गिनो। विधेयक पास करवानी है तो भीड़ जुटाओ, गिनती गिनो। विश्वास मत जीतना है तो भीड़ जुटाओ, गिनती गिनो। अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो भी भीड़ जुटाओ, गिनती गिनो। इस गिनती ने लोगों के दिमाग में जैसे ठूस ठूस कर भर दिया है कि हम भीड़े हैं और जिसकी मुट्ठी में जितने ज्यादा आंकड़े हैं वही हमारा चरवाहा है। भेड़ों की इस भीड़ में कोई नेता है, कोई भक्त है, कोई नक्सलिस्ट है, कोई हिंदूवादी है, कोई जिहादी है, कोई दलित है, कोई दक्षिण, कोई वामी, कोई एक्टिविस्ट है। और इन अलग अलग खेमों के बीच वह सामूहिकता गायब है जिसे जनता कहते हैं। इस बटे हुए दृश्य में किसे समझ है जनता होने की, किसे सुध है सामूहिकता का वसंत बोने की। उन एंकर्स को जो हर बात में हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश लेते हैं, या उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो सतह के ऊपर निरपेक्षता की बात करती है और सतह के भीतर जाति और धर्म के समीकरण फिट किया करती है, या उन नेताओं को जो नेता होने का मतलब भी नहीं जानते, या उन आहत बौद्धिकों को जो पक्षधर्मिता नहीं छोड़ पाते, या उन विश्लेषकों को जिन्हें कोई परिवर्तन नहीं, बस बहस के मुद्दे चाहिए। ना, इस खेल में कोई निरापद नहीं, न मैं, न तुम, न वे। लेकिन सोचिए बैठकर कि हम और आप कब तक भीड़ बने रहेंगे, कब तक हम भीड़ बने रहेंगे। क्यों नहीं हम और आप वसंत की भाषा बन सकते, जिसमें हर फूल की भागीदारी हो, हर रंग का हिस्सा हो, हर गंध के लिए जगह हो। तो आइए पतझड़ पूना छोड़कर अपनी अपनी सुगंध, अपना अपना रस कलयुग के इस अस्त व्यस्त दृश्य में खोल दें। कुछ गिरहे खोलें, कुछ सुराख बनाएं कि महीन ही सही रोशनी की एक लकीर तो आए।
हम तमाम लोगों को ख्वाब आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लोगों ने अपने आप ख्वाब देखना हम बंद कर दिया। हम लोग बहुत सोचना शुरू हो गए और महसूस करना हमने छोड़ दिया। तो ही हमारी शहरों की, हमारे बच्चों की, हमारी गलियों की ये हालत हो गई। मैं जहाँ भी बैठता हूँ मैं पॉलिटिशियन के बारे में बात करता हूँ, ये फलाना पॉलिटिशियन ऐसा है, इन्होंने ये नहीं किया, अरे इनके घर देखो, ये लोग सड़कें क्यों नहीं बनाते हैं। तो अब मैंने उनको कहना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इतनी शर्म आई ना जब मैंने अपने गिरबान में देखा, क्योंकि एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है जिसको हम लोग ब्लेम करते हैं, बहुत छोटी माइनॉरिटी, और हम एक बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी है। वी आर अ बिग मेजॉरिटी। They are there because I am not there. It is my responsibility. I'm an honest man. I should be a politician. I am not there. I'm not there. That's why they're taking my space. It is my space. Why am I not there? I tell you honestly, it's inconvenient for me. प्रॉब्लम आती है कि हम लोग सब समझते हैं कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, हम नहीं कर, और हम लोग बोलते हैं लाइक माइंडेड पीपल नहीं, हमने अब उनके साथ मिलना है जो लाइक माइंडेड नहीं है। एंड बिफोर दैट वी नीड टू यूनाइट विद आवरसेल्व्स, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई कीप ऑन टेलिंग पीपल, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। Like that means taking care of the responsibilities that have been bestowed on you. You've been born a king by the king. A king is a person जिससे लोगों को बेनिफिट होता। See how many people you're benefiting, and you don't have to benefit a family, you have to benefit generations, and you don't have to live for 10 years, 20 years, 30 years, you have to live for thousands of years. So it's not the amount of years you live, it is what difference you've made in the time that you had, and there's plenty of time, trust me. For each and every one of us to now stand up and unite. And very easy, it is very easy to divide us. All we do is put fear. Fear, the easiest and the most harmful thing. They made us afraid of God. They made us afraid of Him. They made us afraid of each other. Stop fearing. Our story is simply complicated, and it's so beautiful, and we are all connected. We are all connected. We are connected so that we can benefit, we can learn, and we can grow from each other. And that's the purpose of life. वसंत का एक दिन, आज यहाँ वो फिर आए हैं। वो अंग्रेजी कविता की प्रिय पात्र लूसी की सृजिता वर्ड्सवर्थ। वे यहाँ खड़े हैं इस खूबसूरत नदी के किनारे, हाथ में कलम है और नदी का गीत कानों में गूंज रहा है। मन में कितना कुछ उमड़ घुमड़ रहा है। एक तो नहीं, मुझे 5 साल बीत गए, 5 गर्मियां, 5 शीत, बीच में वसंत भी आया ही होगा, लेकिन स्मृतियों में सिर्फ अंगार फेंकता सूरज है या शिशिर का अंधेरा। सामने ऊंची ढलवा चट्टानें हैं, काले अंजीर का वही चिरपरिचित पेड़ है जिसे सिकमोर कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ठगे से हैं, कुछ भी सूझ नहीं पा रहा। क्या करें, क्या ना करें, क्या कविता लिखें। सामने शब्द और गद्य बिखरे पड़े हैं। उन्हें बस
समेटकर कागज पर रख ही तो देना है। घर, खेत, बगीचे, पेड़ों की ऊंची चोटियां और बाई नदी की कलकल। सब कुछ कितना सुखद है, लेकिन क्या वे खुद भी सुखी हैं? लगता है जैसे दुनिया से कोई आनंद छिन गया हो। There had passed away a glory from the earth. शोभ हो रहा है। क्यों मैं इस उल्लासित ऋतु को अवसाद से भर रहा हूँ। नजर बहन डोरिथी पर जा टिकी। उसकी मासूम आंखों में जिज्ञासा की वही चमक थी जो कभी उनकी भी आंखों में हुआ करती थी। कवि का हाथ आशीष की मुद्रा में उठ गया। ईश्वर करे तेरी आंखों का ये नूर कभी खत्म न हो। तेरी इन आंखों से ही सही मैं प्रकृति का वैभव देखता रहूं। तू जी भर इस ऋतु को जी ले। चांदनी रातों में टहल, धुंध से ढके इन पर्वतों पर विचरने वाली हवा से दोस्ती कर। इन मधुर ध्वनियों को स्मृतियों में सहेजती जा। फिर जब जब तू मेरी तरह खुद को इस दुनिया के बोझ से कराहता महसूस करेगी, तब तब इन स्मृतियों का ये भव्य भंडार तुझे जीने की दिशा देगा। तेरे अकेलेपन को, तेरी पीड़ाओं को, तेरे हर एक भय को हर लेगा। उस वक्त अगर मैं तेरे साथ ना भी हुआ तो भी मेरी लाडली मैं तेरे साथ ही होऊंगा। तू याद करेगी ना मैंने कैसे इस नदी के किनारे तुझसे ये सब कहा। शीत जा चुका है और वसंत एक बार फिर आ गया है। घाटी का रंग सुहाना हो गया है। इंग्लैंड छोड़कर दक्षिण की ओर भाग गए पंछी अब घर लौट आए हैं। आज उदास नहीं, खुश है मन। टिंटन एबी के तट पर जो कुछ आज के 4 बरस पहले सोचा था अच्छी तरह याद है। आज डोरिथी साथ नहीं है। घास पर लेट वो अकेले ही आनंद खोज रहे हैं। कुकू गा रहा है। उसका गीत एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर घूम रहा है, कभी पास कभी दूर। ये गीत सुंदर घाटियों और फूलों के रहस्य खोल रहा है। वर्ड्सवर्थ को संदेह है कि ये गीत कहीं दूर बसी जादुई दुनिया से तो नहीं आ रहा। वे कोको से बार बार पूछ रहे हैं, तुम वही हो ना जिसकी मीठी कुहक मुझे बचपन में पागल कर दिया करती थी। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ खोजता करता था, झाड़ियों में, वनों में, जंगलों में और यहाँ तक कि आसमान में भी। हमेशा सोचता था कि एक दिन तुमको जरूर ढूंढ निकालूंगा। बचपन बीत गया और अब मैं इस दुनिया का हिस्सा बन गया हूँ। फिर भी मैं तुमको सुन पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में बचपन में सुने तुम्हारे गीत जो रखे हैं। वसंत नहीं, पतझड़ का एक दिन। डोरिथी और कॉलरिज साथ हैं। सर वॉल्टर स्कॉट भी मिल गए थे सरे राह चलते चलते। लेकिन सबसे सुखद भेंट दूर खेतों में तन्मय होकर फसल की पूलियां बांधती और साथ में गाती हुई वो पहाड़ी किशोरी, वो सोलेट्री रीपर, वो आत्ममुग्ध कृषक बाला। भाषा भले समझ से परे थी, पर मधुरता भाषा की सीमाएं कब मानती है। वर्ड्सवर्थ तो बस बुत बने सुनते ही रह गए। वह गीत उनके मन में कहीं गूंजता रह गया।
वर्ष दर वर्ष बीतते गए। एक रोज वर्ड्सवर्थ पतझड़ और बसंत में अटकी इस दुनिया से चले गए। अब कहाँ होगी वो सोलिटरी रीपर भी, जो कभी जान ही नहीं पाई कि उसका गीत इस कवि ने कितने गहरे तक अपनी यादों में गांठ लिया है और वो खुद कविता की दुनिया में अमर हो चुकी है। पतझड़ को वासंती करता वह गीत आज भी गूंज रहा है समय के आर पार। आओ सुने ना मौसम को नहीं, मन को। आखिर बसंत इस मन का रचा खेल ही तो है। ये है कॉर्नफ्लावर, जिसका एक नाम है बैचलर्स बटन। वक्त के संग इस फूल की कहानी भी ऐसी बदली कि उसे सीधे मोहब्बत से नफरत की ओर ले गई। नीले रंग का यह खूबसूरत फूल एक लंबे दौर तक प्रेम का प्रतीक बना रहा। इसका खिले रहना प्रेम के खिले रहने का और मुरझा जाना प्रेम के मुरझा जाने का संकेत हुआ करता था। इसकी कहानी में मोड़ तब आया जब इसे नाजी पार्टी के सदस्य गुप्त संकेत के रूप में अपने बटन होल में छिपा कर रखने लगे। वक्त के कागज पर हिटलर की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये फूल उससे जुड़े होने के लिए अब तक नफरत झेल रहा है। जीवन से मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि उसने मुझे सुंदर पैदा नहीं किया। मेरा जीवन गुस्से से, दर्द से, कटुता से भरा रहा। मुझे लगता था कि मेरे हिस्से में प्रेम है ही नहीं। मेरा मन दुख का अंबार था। अपनी शिकायतों से परे इस जीवन को मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने नहीं जाना
कि वो चीज़ आती कहाँ से है जिसे सुंदरता कहते हैं। एक दिन राह चलते चलते एक बोर्ड पर मेरी नज़र गई। उस बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, हु एम आई। ये 3 शब्द किसी चाकू की तरह मेरे जहन में धंस गए। इससे पहले मुझे ये एहसास ही नहीं था कि मैं लोगों के साथ कैसे पेश आती हूँ, कैसे बोलती हूँ, क्या सोचती हूँ। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी को, खुद को, अपने रिश्तों को मिसहैंडल किया है। मुझे ये समझने में 60 बरस लग गए कि जब तक मैं अपने इस शिकायती मन को नहीं बदलूंगी, मेरी जिंदगी कभी जीने लायक नहीं होगी। आप कौन हैं और आप वैसे क्यों हैं जैसे आप हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। यकीन कीजिए, ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अपने भीतर गहरे, बहुत गहरे तक जाना, जिंदगी भर इकट्ठा किए बोझ को ढोना और फिर उस पर चढ़कर ये देखना कि आप क्या हैं और वैसे क्यों हैं जैसे आप हैं। आज अपनी जिंदगी की उपमा अगर किसी से करूं तो वो है मेरे रंग। इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे भीतर कुछ और भी है। ये कुछ और हम सबके भीतर है। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि उसे खोजने में, दुखों के पार खुद को पहचानने में आपको मेरी तरह 60 बरस ना लगे। मैं तो अपनी कब्र पर भी ये लिखा हुआ देखना चाहती हूँ कि मैंने कोशिश की, मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं कोशिश करती रहूंगी। यह बात उस दौर की है जब रातों रात वायरल होने जैसी कोई शय पैदा नहीं हुई थी। लेकिन सोवियत रूस की वो 7 साल की बच्ची उस दौर में ऐसी वायरल हुई कि अपनी जिंदगी का वो पल वो अपने अंतिम पल तक किसी सपने की तरह महसूस करती रही। यह दौर था 1936 का और वो बच्ची थी एंगेलेसिना मार्किज़ोवा। एंगेलेसिना के पिता आर्देन मार्किज़ोव कम्युनिस्ट थे। उस साल स्टालिन से मुलाकात के लिए मॉस्को बुलाया जाना उनके लिए बड़े गर्व की बात थी। उन्हें कहाँ मालूम था कि जिद करके उनके साथ मीटिंग में जा रही उनकी मासूम बेटी उस शो की इकलौती चकाचौंध बन जाएगी। एंगेलेसिना पिता की उस ऑफिशियल मीटिंग में
एक के बाद दूसरा भाषण सुन सुन कर बोर हो रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया। आइडिया सोवियत लीडर के गले लग जाने का। वो फूलों से भरी टोकरी लेकर दौड़ती हुई स्टालिन के पास पहुंची और हैरत कि स्टालिन ने भी उसे गोद में उठाकर जूतों समेत अपनी टेबल पर खड़ा कर लिया। पत्रकार उस दृश्य की धड़ाधड़ फोटो उतारने लगे। बच्ची को अपनी घड़ी की ओर ताकता देखकर स्टालिन ने पूछा, तुमको घड़ी पसंद है? बच्ची बेखौफ होकर बोली, बिल्कुल, लेकिन मेरे पास एक भी घड़ी नहीं है। स्टालिन के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने बच्ची को सोने की एक घड़ी और एक ग्रामोफोन गिफ्ट किया। अगले रोज 29 जून 1936 को बाकी अखबारों की तरह प्रावदा के चीफ एडिटर ने भी उस चित्र को आइकन ऑफ हैप्पी चाइल्डहुड के तौर पर छापा और वह बच्ची अचानक वायरल हो गई। एंगेलेसिना ने उस दिन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा, उस दिन मेरे घर का बरामदा लोगों के भेजे खिलौनों से इतना भर गया कि क्या कहूँ। लोग मुझे ऐसे अभिवादन कर रहे थे जैसे मैं कोई एस्ट्रोनॉट हूँ। कुछ दिनों बाद जॉर्ज लावरोव ने मेरी और स्टालिन की उस तस्वीर पर एक यादगार स्कल्पचर भी बनाया जो बहुत मशहूर हुआ। लेकिन 1937 का पतझड़ आते आते सब खत्म हो गया। 9 साल की उम्र में उसे स्टालिन से एक और तोहफा मिला। उन्होंने जासूसी के शक में एंगेलेसिना के पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता को भरोसा था कि ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। जून 1938 में उन्हें गोली मार दी गई और एक रोज मां को भी मौत की नींद सुला दिया गया। 9 साल की उम्र में अनाथ होकर एंगेलेसिना जिंदगी से जूझती रही और एक सादा जिंदगी जीकर 75 वर्ष की उम्र में चल बसी। लेकिन जिस रोज उसे स्टालिन के मरने की खबर मिली, उस रोज वो अपने आंसू रोक न पाई। उसे वह पल याद आया जब वह फूल लेकर सोवियत लीडर के गले लगी थी और अगले रोज लोगों ने उसे एक नाम दिया था, चिल्ड्रंस फ्रेंड। हम कागज के लोग, हम कागज के लोग, हम कागज के लोग, हम कागज के लोग। कागज में जिए कागज में मुर्दा हो जाए। हम कागज के लोग, हम कागज के लोग, हम कागज के लोग, हम कागज के लोग। लिखे आप पर आप नहीं ना, आप ये बाँचे आप नहीं ना। लिखे आप पर आप नहीं ना, आप ये बाँचे आप नहीं ना। तनिक ओस पड़े गल जाए, आँच लगे बढ़ जाए, हवा बहे उड़ जाए। हम कागज के
लिखी लिखी बाँचे हमरा आखिर इश्क हकीकी बल पड़े तनिक मुड़ जाए दूर पड़े फट जाए रगड़ पड़े मिट जाए हम कागज के लोग हम कागज के लोग हम कागज के लोग हम कागज के लोग आगे पोते सांझ जोगिया पीछे राखे चटक गुलबिया आगे पोते सांझ जोगिया पीछे राखे चटक गुलबिया रात ढले करिया होई जाए दिन चढ़े उज्जर होई जाए बदल बदल रंग चाहे रंग चोखा होई जाए हम कागज के लोग हम कागज के लोग हम कागज के लोग हम कागज के लोग कागज में जिए कागज में मुर्दा हो जाए हम कागज के लोग 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 जिंदगी कोई बंद बक्सा नहीं है। जिंदगी वही है जो आप इसे बनाते हैं। इट्स ऑल इन द माइंड। मेरी बच्ची बस 16 महीने इस दुनिया में जीकर चली गई। मुझे लगा पता नहीं मैं फिर कभी प्रेम कर पाऊंगी भी या नहीं, लेकिन उसकी बंद आंखों ने मुझसे कहा, क्यों नहीं? जिंदगी में किसी भी मोड़ पर दुख से हमारा सामना हो सकता है, लेकिन जिंदगी के बैग में ऐसा कोई बोझ मत भरिए जो आपको आगे चलने से रोक ले। दुखी होइए, इट्स नॉर्मल, बट सून किक इट ओवर। जिंदगी को किसी भी डिब्बे में पैक मत करिए, उसे खोलते रहिए। जब आप मुस्कुराना सीख लेंगे तो देखेंगे कि मुस्कुराहटों के 1000 रास्ते हैं। कभी किसी फूल की खुशबू, कभी मिट्टी की महक, कभी उड़ता हुआ कोई पंछी, कभी ठहरी हुई एक तितली। चुनना ही है तो जिंदगी चुनिए, जिंदगी की ओर बढ़िए। एक दिन मर ही जाना है, लेकिन उससे पहले तो जिंदा बने रहे। बी अलाइव। आप जिंदगी की खूबसूरती देखते हुए जी रहे हैं या केवल जी रहे हैं? अगर आप केवल जी रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है।
बर्फ, जला दिए गए देवदूतों की सफेद राख, मुलायम बर्फ गिर रही है आहिस्ता, आशीर्वाद की तरह। इसमें छिपा है उनका दर्द पिघलता हुआ पलकों और होठों पर। क्या बच जाएंगे हम उनके इस त्याग भरे स्पर्श से? एक विचित्र पद चिन्ह है बर्फ पर काले धब्बे की तरह। देवदूतों अप्सराओं का दर्द एक अलग और ऊंचा कानून है। जल रहे हैं वे, दुनिया और सफेद हो रही है। वो पतझड़ का आखिरी दिन था जब वो मुझे दिखी। वो यानी कन्नू। कन्नू नहीं जानती कि राजा किसे कहते हैं, महल क्या होता है, लेकिन जब कोई उससे उसके घर का पता पूछता है तो पानी की मछली की तरह छपाक से कह देती है जल महल। पर असल में कन्नू जल महल में नहीं रहता। जल महल कन्नू की आंखों में रहता है। तभी तो जब वो अपनी पलकें झपकाती है तो दर्जनों पंछी डायने फैलाए धरती पर उतरने लगते हैं और सैकड़ों मछलियां पानी से बाहर आ जाती हैं। कन्नू के बाबा चाहते हैं कि वो उनकी तरह सारंगी बजाए और माँ सोचती है कि वो उनकी तरह मछलियों का दाना बेचे। लेकिन कन्नू के मन में क्या है, कन्नू ही जाने। एक रोज कन्नू सुबह सुबह अपने बाबा की सारंगी लेकर बैठ गई और दिन को तारों पर कसने लगी। उसकी धुन बाबा जैसी नहीं थी, फिर भी धुन तो थी। उसी धुन को पकड़े वो सुबह से शाम तक बजाती रही और सारंगी बजती रही। उस रात कन्नू ने सपना देखा कि सारंगी के तारों से सुर बह रहे हैं और वो मछली बनी उनमें भीग रही है। डुबुक छपाक छन। इस खेल में बहुत मजा आया कन्नू को, लेकिन मछली बनकर जब उसे मछलियों की भूख का अंदाजा हुआ तो दूसरे रोज उसने सारंगी उठाने की बजाय मछली का दाना उठा लिया। 10 रुपए में 2 प्लेट बाबूजी, 10 रुपए में 2 प्लेट ले लो ना बाबूजी, पुण्य मिलेगा, मछलियाँ आशीष देंगी। 10 रुपए में 2 प्लेट, 10 रुपए में 2 प्लेट बाबूजी, 10 रुपए में 2 प्लेट। वो सुबह से शाम तक सड़क के इस छोर से उस छोर तक दौड़ती रही
और दाना बेचती रही कि कहीं एक भी मछली भूखी ना रह जाए। लेकिन तीसरे दिन कन्नू ने ना सारंगी उठाई ना दाना। वो जल महल के आखिरी छोर पर, जहां उसकी माँ दाना बेचती थी और बाबा सारंगी बजाते थे, दोनों के बीच जा बैठी और मुस्कुराने लगी। जब भी कोई भी पास से गुजरता तो उसे देखकर मुस्कुरा देती और बदले में एक मुस्कान उस तक भी चली आती। ये खेल उसे सबसे अच्छा लगा। दिन ढलते ढलते उसने ढेर सारी मुस्कुराहटें जमा कर ली थी। जिस रोज वो मुझे दिखी वो पहला दिन न था न दूसरा, वो यही तीसरा दिन था जिसमें वो मुस्कुराहटों का खेल खेल रही थी। ये पहली बार थी जब मैंने पतझड़ के दिन में वसंत को पीला टोपा पहने मुस्कुराते हुए देखा। खुशी का सीक्रेट समझना हो तो शुरू से शुरू कीजिए। एक बीज बोइए। बीज को बड़ा होते देखना दुनिया की सबसे मीठी संतुष्टि है। बड़ा सादा सा नियम है, आप जो खाते हैं वही हो जाते हैं और आप जो बोते हैं वही काटते हैं। चेतना इस जीवन की सबसे जरूरी पूंजी है। इस बात की चेतना कि आप क्या बो रहे हैं। जब आप धरती में कोई बीज बोते हैं तो आप इस चेतना को जगा देते हैं कि आप जो पा रहे हैं उसे दरअसल आपने ही बोया है। ये धरती, ये मिट्टी, ये बीज, यही जीवन चेतना है। जब आप इस चेतना से कट जाते हैं तब आपको मनोचिकित्सकों की जरूरत होती है, तभी आपको दवाओं की जरूरत होती है। इसीलिए जरूरी है कनेक्ट रहना। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि धरती में बीज बोना और उसे उगते हुए देखना सबसे बेस्ट कनेक्शन है। आप पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आप कुदरत के पीछे चलते हैं, समृद्धि का असली मतलब आपको तभी समझ में आता है। वह हर चीज भरपूर है, हर चीज बैलेंस्ड है। सूरज आता है लेकिन जब डूबता है तब तक चांद के आने का वक्त हो चुका होता है। कोई अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, कोई सूखा पत्ता हमेशा के लिए नहीं खोता, वो फिर से नया जीवन लेता है। जिस पर मैं मरूंगा उस पर मुझे मरने का कष्ट नहीं होगा। मुझे इस बात की खुशी होगी कि एक रोज मैं फिर से उड़ाऊंगा। एक रोज मैं फिर से उड़ाऊंगा।
मॉरिस मेटरलिंग का एक चर्चित नाटक है द ब्लू बर्ड। एक रोज ट्यू और म्यूट्यू को खुशी का पंछी खोजने की धुन सवार हुई और इस धुन को पकड़कर वे अपने घर से बहुत दूर तक गए। लेकिन मीलों दूर जाने के बाद जहां उन्हें खुशी का नीला पाखी दिखा, पता है वह जगह क्या थी? वो जगह उनका अपना ही घर था, उनकी अपनी दहलीज, उनका अपना आंगन, उनका अपना मन। साथियों, ट्यू और म्यूट्यू की तरह हम में से बहुत से लोग ये सोचे बैठे हैं कि खुशी की नीली चिड़िया कहीं और चहकती है, लेकिन उम्मीद है ये पन्ने उन्हें उस तक पहुंचा देंगे। हम फिर मिलेंगे एक नया रंग लेकर। तब तक थामे रहिएगा वासंती मौसम और खुशी की नीली चिड़िया।